तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और अभी तक हमने केवल बेसिक देखा किसको क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी किसको क्या कहते हैं और किसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये नॉर्मल हमने देखा है, ओनली बेसिक। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास यूलर रूल। ये आगे आने वाले जितने भी फंक्शन है ना हमारे पास, उनका ये बेस है। मतलब आगे जितनी भी हम चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं कुछ 2-3 वीडियो तक, उसका ही बेस है। ठीक है, यूलर थे, उन्होंने सबसे पहले एक इक्वेशन ली कि कोई किसी का हम फंक्शन मानते हैं क्या होता है, उसके बाद तो बस लाइन लग गई। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे। तो हमने इससे लास्ट वीडियो में हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझा था। तो ये बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। तो ये कहता है कि कोई फंक्शन हमारे पास, मान लो कोई फंक्शन है, मतलब कोई वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है ना, वो कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करती है, उनके फंक्शन पे। इसकी वैल्यू इन दो पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में पाथ फंक्शन नहीं कह रहा, स्टेट फंक्शन है। आई थिंक ऐसे तो क्लियर नहीं हो गई कि भाई क्या बोल गया मैं। तो अगर हम एक सिस्टम लें, ठीक है, एक सिस्टम हमने लिया और इस सिस्टम का एक प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैसे डिस्क्राइब करता है कि जो प्रेशर है, वो कह रहा है कि जो प्रेशर है इसको हम वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते डायरेक्ट हमने इंडिविजुअली प्रेशर की वैल्यू निकाली, ऐसे नहीं कर सकते। हमें इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मतलब हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा। प्रेशर की वैल्यू, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन दो को भी देख के तभी हम प्रेशर की वैल्यू का लगा सकते हैं भाई क्या है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और रिमेंबर स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी तक नॉर्मल हम यूलर जी ने जो बताया था उसको देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अब हमें ये देखना है भाई इसका इफेक्ट। चलो एक बार इसको साइड में लिख लेते हैं। फंक्शन है टेम्परेचर बोलो। अब कह रहा है कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट हम प्रेशर पे देखते हैं। हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो ओनली टेम्परेचर को देखना है, तो वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम में कोई कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं प्रेशर के ऊपर। ओके, तो हम एक बार तो ऐसे कर लेंगे। और अगर हमें वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, स्टेट फंक्शन है, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे और वॉल्यूम का इफेक्ट हमें प्रेशर में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सी बात है। अब तो चलो ठीक है, अब हम इनका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्यों? हम एटॉमिक वर्ल्ड में बात करते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो हम एटॉम की बात करते हैं, क्लासिकल वर्ल्ड की बात नहीं करते हम। नॉर्मल हम क्या करेंगे, 1 + 1 = 2। ठीक है, इससे कोई डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की नीड नहीं है। पर हमारे पास पता है कि एटॉमिक वर्ल्ड में हमारे पास वैल्यू कैसी आती है, 0.0000001 ऐसी टाइप से वैल्यू आती है। इतनी सारी वैल्यू होती है, इतना माइनस चेंज आता है। तो इन सब के लिए हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करते हैं। डिफ्रेंशिएशन कोई चीज़ को तोड़ने के लिए और इंटीग्रेशन उन सबको एडअप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतनी स्मॉल वैल्यूज को हम कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन देखना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन क्योंकि इंडिविजुअली हमें इसका भी इफेक्ट देखना है और इसका भी इफेक्ट देखना है। तो हम देखेंगे कि भाई इस फंक्शन, इस पे इसका क्या इफेक्ट है। तो हम क्या बताया था, ये लिख सकते हैं, ये भी डिफ्रेंशिएशन ही है, बस इसमें थोड़ा अलग, थोड़ा लिटिल बिट ही चेंज होता है, लेकिन होता सेम है, डिफ्रेंशिएशन ही होता है। बस थोड़ा सा इसको और इसको अलग दिखाने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमें देखना है इसके ऊपर इसका इफेक्ट। जिसका इफेक्ट देखते हैं उसको नीचे लेते हैं ना, एट कांस्टेंट, क्योंकि इसको हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ओके, और इसको देखना है नेक्स्ट हमें y का इफेक्ट। तो जिसको देखना है तो इसको नीचे लेते हैं और x को हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, मतलब x को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यूलर इक्वेशन। मतलब कैसे हम फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, किसी की वैल्यू किसी पे डिपेंड करती है, तब क्या होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलने वाला, ये चलेगा हमारे पास। अब अगर इस वैल्यू को मैं m मान लूं और इस वैल्यू को अगर n मान लूं, तो थोड़ी इक्वेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो हम इसको मान सकते हैं m
डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अब बहुत बार हम इक्वेशंस में क्या करते हैं, अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बहुत लंबी लंबी हमारे पास लास्ट में इक्वेशन निकल के आती है, तो हम एक वैल्यू जो कांस्टेंट होती है ना लगभग लगभग, उस वैल्यू को कुछ मान लेते हैं ताकि इक्वेशन हमें ईजी लगे, ठीक है, डर ना जाए हम। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। ओके, अब इसमें क्या कहते हैं कि इनके जो क्रॉस डेरिवेटिव्स होते हैं ना, मतलब अगर इसको इसके साथ देखूं और इसको इसके साथ देखूं, इक्वल होते हैं। मतलब कैसे, अगर मैं m को लूं y के साथ और x को कांस्टेंट मान लूं, और अगर इसका क्रॉस डेरिवेटिव इसके साथ लूं तो ये वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली एक सिस्टम के अंदर ही बात कर रहे हैं। दोनों का इफेक्ट है वो, मतलब दोनों का जो चेंज है, दोनों का जो इफेक्ट है वो इस पे पड़ता है, और एक को कांस्टेंट मान के हम इसको, एक को कांस्टेंट मान के, तो इसलिए इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल आती हैं। और ये जो बात है इसका यूज किया था मैक्सवेल जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे हम इस मैक्सवेल जी ने इसको कैसे यूज किया था, तो इसका यूज किया था मैक्सवेल जी ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनकी क्रॉस डेरिवेटिव, इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं कि इनकी क्रॉस डेरिवेटिव एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, अब अगर इसको हम थोड़ा सा फालतू में थोड़ा सा अगर खींचने की कोशिश करें, ठीक है, इसमें हम वापस वो वैल्यू रख सकते हैं जो हमारे पास आई थी। क्या आई थी हमारे पास? m की वैल्यू। हम m की वैल्यू वापस रख देते हैं। क्या आई थी हमारे पास m की वैल्यू? यही थी। ठीक है, ये तो आई थी यहाँ पे तो। और क्या कांस्टेंट था उसके अंदर? हमारे पास y कांस्टेंट था। इसके लिए क्या कांस्टेंट है? x। ओके, इसको लेते हैं, क्या हमारे पास डेल एन है? नहीं, हाँ, डेल एक्स, एन की वैल्यू हमारे पास ये रही। ओके, ये x हो गया और बाहर हमारे पास y आ जाएगा। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा लेंथी करने के लिए हम ये इक्वेशन लिख देते हैं। ओके, डबल डेरिवेटिव कह लो आप, x y को लेके हम डबल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है, फालतू। मैन तो हमारे पास ये आता है कि इनकी क्रॉस डेरिवेटिव आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका ये एग्जांपल देखते हैं हम कि ये कहना क्या चाह रहा है। हम एक फंक्शन लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का, एक बार यहाँ देख लेते हैं समझने के लिए कि भाई इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, आगे बहुत काम आने वाला है, गिब्स फ्री एनर्जी का। इसकी जो वैल्यू होती है ओके, इसकी एक टेक्निक होती है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। अब इसके क्रॉस डेरिवेटिव देखते हैं, इसका देखते हैं इसके साथ, इसका देखते हैं इसके साथ, क्या जाएगा? P को देखना है माइनस का, और इसको हमें देखना है V के साथ। इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। ये हमें बताया ये जो यूलर रूल से ये पता चला कि क्रॉस डेरिवेटिव, और मैक्सवेल जी ने इसका यूज किया हमारे पास अलग अलग वैल्यूज में। जो एनर्जी फंक्शन होते हैं हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और हैमिल्टोज एनर्जी, इनमें यूज होता है इनका, आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ यूलर रूल। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यूलर रूल है क्या, कि इनकी क्रॉस डेरिवेटिव आपस में इक्वल होते हैं। और हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर हम प्रेशर को देखते हैं तो ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड करेगी। हम इंडिविजुअली प्रेशर को अलग से नहीं निकाल सकते, ये किसी के फंक्शन पर डिपेंड करेगी। हो सकता है ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करे, हो सकता है ओनली वॉल्यूम पे डिपेंड करे, या कुछ मोल पे भी डिपेंड कर सकती है, किसी के फंक्शन पे डिपेंड कर सकती है। ओके, सिंपल सी बात है। पहली बात फंक्शन, दूसरी बात ये क्रॉस डेरिवेटिव एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखो बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये समझ गए तो आगे समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है साइक्लिक रूल। साइक्लिक, ये भी एक रूल है जो हमारे काम आएगा। फर्स्ट यूलर रूल था जो हमारे काम आएगा, ये भी एक है जो हमारे काम आएगा, उसके बेस पे क्वेश्चन आते भी हैं हमारे पास। जैसे वही सेम कंडीशन है, बस थोड़ी अप्रोच अलग होगी। सेम कंडीशन, मान लो वही हमारे पास, वही मैं लेता हूँ, जैसे प्रेशर है और ये फंक्शन किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे। ओके, तो अब बस इसका थोड़ा हमारे पास इसकी अप्रोच अलग हो जाएगी। अप्रोच कैसे?
कि हम तीनों को अलग अलग टाइप से लेंगे। मतलब एक साइकिल, पहले एक साइकिल बना लेते हैं। एक तरफ प्रेशर लिया, एक तरफ टेम्परेचर लिया, एक तरफ वॉल्यूम लिया। ओके, अब हम इसमें क्या करें, साइकिल रूल में हम क्या करें, सबकी जो वैल्यू है एक दूसरे को देख रहे हैं। सबकी मतलब इसका इस पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का इन दोनों पे क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम का इन दोनों पे इफेक्ट क्या होगा। और यूलर में हम क्या देख रहे थे, इस पे इम्पैक्ट देख रहे थे, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब एक दूसरे सभी पे देखेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें केवल इसका देख रहे थे, इसमें हम तीनों का देखेंगे, तीनों का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को लिया और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखा, और कांस्टेंट वाले हमने वॉल्यूम को। इसको लो, इसको लो और इसको कांस्टेंट मान लो, तरीका। अब इसको लेते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर पे इम्पैक्ट देखते हैं वॉल्यूम का, और प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके आगे जगह नहीं है। हाँ, तो हमने किसका देख लिया, टेम्परेचर। अब वॉल्यूम का, वॉल्यूम पे इफेक्ट देखते हैं प्रेशर का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये तीनों की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। ओके, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या, हमने सही किया या नहीं किया, सभी है ना एक बार आना चाहिए। मतलब अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक बार आ रहा है, नीचे देखो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक बार आ रहा है, कांस्टेंट में टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एक बार आ रहा है। अगर कोई भी 2 बार रिपीट हो जाए ना, दैट मीन्स गलत है। इस पे क्वेश्चन कैसा बनता बता देता हूँ, कि इसमें ऐसे दे देगा कि कौन सा साइक्लिक रूल को फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा साइक्लिक रूल एक्चुअली राइट है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये देख लेना कि सब एक बार ही है ना, ऊपर जो प्रेशर है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक बार। अगर 2 बार 2 जगह टेम्परेचर होता तो मतलब गलत था। नीचे देख लो कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सभी एक बार है ना, कहीं भी अगर 2 बार रिपीट हो जाए दैट मीन्स गलत है। और अगर हम वही हम कांस्टेंट के पर्सपेक्टिव में भी कह सकते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन। ओके, 2 नंबर का आ सकता है। अब अगर हमें किसी का वैल्यू निकालनी हो, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको इस तरफ ले जाओ, आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो अब ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल है कि मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा, क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूँ, माइनस तो पहले लग जाएगा, और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे, मतलब इसको हम मैं इसके नीचे ले गया तो ये, अगर इसको सही ऐसे लिखो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले गया और ये नीचे आ गया। क्या था हमारे पास, टेम्परेचर। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो और हमें इन 2 की वैल्यू पता हो तो निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, ऐसे किसी की ऐसी भी वैल्यू निकलवाते हैं एक्चुअली इसके अंदर, तो आप ऐसे किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन 2 की वैल्यू पता है तो इसकी निकल जाएगी, इनमें किसी की 2 की वैल्यू पता है ना तो तीसरे की निकल जाएगी। ये कहने का मतलब है। साइक्लिक रूल पे हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये हमारे पास एंथैल्पी है और ये फंक्शन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब एंथैल्पी है और टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसमें साइक्लिक रूल अप्लाई कर देते हैं। ये एंथैल्पी हो गया, ये टेम्परेचर हो गया और ये प्रेशर हो गया। ओके, एंथैल्पी को पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं, एंथैल्पी पे इफेक्ट देते हैं टेम्परेचर का और कांस्टेंट मान लेते हैं प्रेशर को। टेम्परेचर पे इफेक्ट देते हैं प्रेशर का। मतलब टेम्परेचर जो है, अगर हम प्रेशर ऊपर नीचे करूँ तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं एंथैल्पी को। और मैं देखता हूँ कि भाई प्रेशर पे एंथैल्पी का क्या इफेक्ट आएगा। मगर प्रेशर है, जो भी प्रेशर हमारे पास है, अच्छा एंथैल्पी होती क्या है वो भी पता होना चाहिए ना कि एंथैल्पी होती क्या है। ये हमारे पास, हम सारी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सब सिस्टम की बात कर रहे हैं। प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर ये तो पता होगा। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है जो इसकी जो सिस्टम है, इसकी एक एनर्जी होगी, इन मॉलिक्यूल्स की एक एनर्जी होगी। ठीक है, इन मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल कोई एनर्जी होगी। तो उस टोटल एनर्जी को हम इसकी इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं। ठीक है, हम जिसकी बात करें इस पूरे सिस्टम की जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, मान लो कोई गैस है इसके अंदर, तो इनकी जो एक इंटरनल एनर्जी होती है,
इनका कुछ प्रेशर होता है, इनका कोई वॉल्यूम होता है और एक इंटरनल एनर्जी होती है। इन सबको इसकी एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इन सबको इसकी एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर होना चाहिए कि एंथैल्पी होता क्या है। अब हम तो प्रेशर को देखा, प्रेशर में चेंज देखा, एंथैल्पी मतलब प्रेशर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एंथैल्पी का। कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, टेम्परेचर, और इक्वल टू -1। ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है सीपी, हीट कैपेसिटी। सुना हो तो हीट कैपेसिटी की मतलब कोई सब्सटेंस है, अगर उसकी हीट 1 डिग्री बढ़ाना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो होती है उसकी हीट कैपेसिटी। मतलब सिंपल से अगर वाटर को 1 डिग्री गर्म करना, अपने को सेंटीग्रेड गर्म करना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसको गर्म करना ज़्यादा, तो हमें कितनी हीट, कितनी उसके अंदर स्टॉक ऑन रखना पड़ेगा, कितनी हीट हमने दी उसको, कितनी एनर्जी दी हमने उसको, वो हीट कैपेसिटी होती है। तो ये होता ही आगे आएगा हमारे पास, डिटेल में हम इसको देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। तो हम इसको सीपी कहते हैं, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, एंथैल्पी की बात करते हैं। अभी तो इसको क्या समझे, थोड़ा डीप हो जाएगा, इसको आगे आराम से, इस पे अलग से डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम अलग से लेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होती है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। इसको हम ऐसे शो करते हैं। ये भी हमारे पास पर्टिकुलर एक अलग से टॉपिक है। ओके, ये भी हमारे पास एक अलग से टॉपिक है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें जूल थॉम्सन कोफिशिएंट निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, इसको इधर रख लेते हैं और बाकी सबको उधर पहुंचा देते हैं। ये इधर गया तो -1/, ये गया इसके नीचे, और ये गया तो ये ऊपर हो जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे ही ये चेंज होकर ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की एक इक्वेशन है जो हमारे आगे काम आती है, क्वेश्चन सोल्व करने में काम आती है। इतना यहाँ समझ लो, आगे इस पे अलग से पूरा टॉपिक है, वहाँ समझ में आएगा। ओके, तो ये एक साइक्लिक रूल की एप्लीकेशन हुई। अब इसके अंदर हम थोड़ी आइडल गैस की बात कर लेते हैं, जो इस यूनिवर्स में है नहीं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, हम करते हैं आइडल। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ही चीज़ें चलती हैं, आइडल गैस और रियल गैस। उनकी एंथैल्पी, एनर्जी क्या क्या है वो देखते रहते हैं। और आइडल गैस तो इस यूनिवर्स में है ही नहीं। ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में बात करते हैं। आइडल गैस ऐसी गैस जो आइडल हो, जो मिले ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास आइडल गैस क्या होती है, P = RT, nRT होता है, इसको हम 1 मान लेते हैं, तो P = RT। ओके, अब हम आइडल गैस में जो भी हम फंक्शंस की बात कर रहे थे उसको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, किस पे क्या इफेक्ट होगा और कितनी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। अब मान लो मुझे प्रेशर को देखना है कि भाई मेरा जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के फंक्शन पे, मतलब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन दोनों पे डिपेंड करता है मेरा प्रेशर। इंडिविजुअली मैं प्रेशर को नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखना पड़ेगा। क्या होगा, हम थोड़ा सा निकाल लें, इस इक्वेशन से निकाल भी सकते हैं। अगर मैं प्रेशर की बात करूं और वॉल्यूम का इफेक्ट देखूं प्रेशर के ऊपर, तो ओनली इंडिविजुअली हमें अगर इसका इफेक्ट देखना है तो सेकंड वाले को कांस्टेंट मानना होगा। ओके, हमारे पास जैसे P की वैल्यू यहाँ आ सकती है, देखो P = RT/V, ये नीचे आ जाएगा तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, RT/V। हमारे पास नीचे क्या है, ΔV, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो RT तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। V हमारे पास है तो इसका क्या हो जाएगा, -1/V², डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, -1/V² RT। ओके, अब हम देखते हैं टेम्परेचर को, हम वैल्यू निकाल रहे हैं एक्चुअली, इंडिविजुअली हम निकाल, बड़ा इजी है। कोई भी क्वेश्चन आपको पता हो, कोई भी, यानी हम अलग अलग उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है प्रेशर के ऊपर, सीधी वैल्यू। अब हमें नेक्स्ट किसका देखना है, प्रेशर पे इफेक्ट देखना है टेम्परेचर का, तो कांस्टेंट क्या मान लेंगे, वॉल्यूम। वापस P की वैल्यू रख दो अपने पास, RT/V, नीचे क्या है, ΔT। ओके, तो हमारे पास देखो ΔT/ΔT तो आपस में कट जाएगा, R/V, डिफरेंशिएशन, ये तो आपस में कट जाएंगे, ये और R/V,
ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ओके, ऐसे भी पूछ सकता अपने को। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मतलब हम नॉर्मल हमें लगती हैं, पर इसमें क्वेश्चन बन जाता है। हमें को फंक्शन दे देगा किसी चीज़ का और इसका इफेक्ट किसी पे पूछ लेगा और इन वैल्यू में कुछ दे देगा, निकालो। तो अब ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ले लूँ और फंक्शन ले लें अपन, प्रेशर और टेम्परेचर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर टेम्परेचर ले लें और टेम्परेचर क्या बच गया, फंक्शन, प्रेशर एंड वॉल्यूम, किसी का भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। जिसका पूछे उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, आ गया। ओके, अभी जो हमने पढ़ा तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, सिंपली हमें क्या दे देगा, मान लो कोई रियल गैस हमें दे दी उसने, ये हमारे पास रियल गैस है, इक्वेशन है। ठीक है, देखा होगा आपने कहीं तो, ये रियल गैस इक्वेशन हमारे पास, वो आइडियल गैस इक्वेशन थी, रियल गैस इक्वेशन हमारे पास है। और अगर हमें वो बोल दे कि भाई तुम प्रेशर का प्रेशर में इफेक्ट देखो टेम्परेचर का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसका निकाल लो। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें ये दे रखा है, प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, ये इसके नीचे चला जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस वी, और ये इसके नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। ओके, इसका इफेक्ट पूछ रहे हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। डेल आर टी अपॉन वी माइनस बी डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस डेल अपॉन डेल टी ए अपॉन वी स्क्वायर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सिंपल, प्रेशर को इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख दो बस। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, ये तो कट जाएगा आपस में, क्या बचा, आर अपॉन वी माइनस बी, ये आपस में कट गया और हमारे पास क्या बचा, आर अपॉन वी माइनस बी। इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो कोई भी किसी के साथ नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आर अपॉन वी माइनस बी। ऐसे पूछ लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए कि कैसे करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। ओके, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से पता चल रहा है कि कोई कोफिशिएंट आएगा एक्चुअली। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने अभी हमें फंक्शन है, जैसे फंक्शन देखा, जैसे प्रेशर है, वो फंक्शन वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये हमने देखा था, अभी साइक्लिक रूल में देखा था, यूलर रूल में हमने देखा था। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर गैस है, कुछ भी है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। बस इसी को हम थोड़ा अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। पहले हमने यूलर रूल देखा था कि भाई इसका फंक्शन इस पर डिपेंड करता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है इन दोनों पे डिपेंड करेगी। ओके, फिर हम इसको थोड़ा साइक्लिक वे में दे लें कि हम तीनों को देख लें एक दूसरे पे कितना डिपेंड होते हैं, तीनों को हमने एक दूसरे पे देख लिया। ठीक है, फिर हमने आइडियल गैस को लेके देखा कि आइडियल गैस पे क्या है, वो तो नॉर्मल, चलो ठीक है, कुछ खास नहीं, वैल्यू पुट करनी है आपको। अब क्या कोफिशिएंट, अब ये है कि हम एक चीज को कांस्टेंट करते हैं, दूसरे की वैल्यू निकाल के देखते हैं, बस नॉर्मल है, कुछ नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है कि आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। आइसोबारिक मतलब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, मतलब हम यहाँ प्रेशर है इसको कांस्टेंट मान लेंगे। चलो आगे देखते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, इसको हम अल्फा से शो करते हैं, आइसोबारिक को हम अल्फा से शो करेंगे। ओके, ये आगे यूजफुल होगा। ठीक है, काफ़ी इक्वेशन इसमें हमारी अल्फा आएंगे, मतलब अलग अलग जो हमारे आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, ये हमारे काम आएंगे। तो हम सबका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ आइसोबारिक तो हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया और थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर पे इफेक्ट देखा। तो मतलब कहने अगर इसको हम इस वे में लिखें तो वॉल्यूम पे देखा जा रहा है इफेक्ट, किसके फंक्शन का, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। वही बात है, बस थोड़ा अलग टाइप से आ गया। इसको हम इंडिविजुअली नाम दे देंगे, है ना, कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट मानना। देखो बात वही कर रहे हैं बस, लेकिन जिसको खींचना तो खींचता ही है। अब हम इंडिविजुअली बात करेंगे सबकी, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। अब इसका इफेक्ट इसके ऊपर देखेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो चेंज आता है वॉल्यूम में, रिलेटिव चेंज आता है, रिलेटिव चेंज आता है हम ऐसे लिखते हैं। ओके,
वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसकी रिलेटिव में आता है, तो अपॉन में आ जाएगा हमारे पास। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टेम्परेचर, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन तो हम उसके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, और हमारे पास क्या आइडल गैस ले रहे हैं हम, ठीक है। ओके, आइडल गैस होती क्या एक्चुअली? जहां पर गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ना हो। क्यों ना हो इंटरेक्शन? ताकि वो आपस में कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लॉस ना करे, है ना, एनर्जी लूज ना करे। दैट्स वाई वो आइडल होती है, दैट्स वाई वो मिलती नहीं है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने वही कर रहे हैं, सेम टू सेम वही फंक्शन ले रहे हैं, बस अब थोड़ा सभी को अलग लेके देखें भाई इसको क्या कहते हैं। पहले देखो, मैंने आइसोबारिक इसको कांस्टेंट मान लिया, और थर्मल एक्सपेंशन देखो, थर्मल का इफेक्ट देख रहे हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम का जो इसका रिलेटिव के साथ होगा, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसके रिलेटिव में तो होगा, और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dV dt, और वॉल्यूम को इस तरफ ले जाएं, वॉल्यूम अल्फा आइडल। कांस्टेंट प्रेशर भी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर क्या है, उसी चीज को आगे ले जा रहे हैं। इसमें देखो आगे हम थोड़ा सा जितना भी पढ़ेंगे थोड़ा इक्वेशन ज्यादा आएंगी, मे बी कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन हो ना, हम क्या करेंगे, हर चीज को वैसे हम बेसिक लेके चलते रहेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो बेसिक पे चले जाओ फटाफट। कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले अपने बेसिक पे जाओ। इसमें है तो यहाँ पे एक सिस्टम मान लो, और इस सिस्टम के अंदर जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बात इसी की होती है। अब इसके अंदर हम ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या चेंज आएगा इसके अंदर। तो अब उसी की हमने वही अप्रोच लगाते हैं जो पहले लगाई थी। हमारे पास क्या था? आइडल गैस क्या होती है? PV = RT। हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगी? RT/P रख देते हैं, dt और RT/P, वही हमने पहले किया था। ये प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है हमने, और हमारे पास क्या है? V अल्फा आइडल। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है? बस कुछ नहीं, dt/dt 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? R/P, V अल्फा आइडल। क्लियर? अब इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको हमने कहा था आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम का जो इफेक्ट है, मतलब जो अल्फा हमने ले रखा है आइसोबारिक, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखना होगा। तो इसको टेम्परेचर कहीं से लाते हैं इसके अंदर, फिलहाल तो टेम्परेचर नहीं है, ले आएंगे R/PV, इसको इस तरफ ले आते हैं, अल्फा आइडल आइसोबारिक अपना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? PV क्या होता है? RT लिख सकते हैं, R/RT अल्फा आइडल। ये हमारा आ गया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। क्लियर? ये एक रिलेशन निकल के आ गया कि जब हम आइसोबारिक को देखते हैं, उसमें थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं, तो क्या हमारे पास आता है? 1/, तो हमारे पास टेम्परेचर का रिलेशन ये आ जाता है। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन इनवर्स। ओके, इजी है। चलो और भी देख लेते हैं। तो हमने पहले प्रेशर को देखा, अब हम टेम्परेचर को देखते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक इसमें है, मतलब सेकंड पॉइंट है आइसोथर्मल। मतलब इस बार टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेना है। कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम बात करें किसकी? प्रेशर की, ठीक है। एक्सपेंशन कोफिशिएंट या थर्मल कोफिशिएंट कह लो आप, थर्मल कोफिशिएंट, इसको हम बीटा से शो करते हैं। तो इस बार हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है। तो इसमें हम वॉल्यूम चेंज देखेंगे ना, वापस वही बात है, बस इस बार टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे, प्रेशर को नीचे ले आएंगे। फंक्शन वही है, हम वॉल्यूम पे इफेक्ट देख रहे हैं किसका? टेम्परेचर एंड प्रेशर का। पहले हमने किसको कांस्टेंट माना था? प्रेशर को। अब क्या हो रहा है? इसको कांस्टेंट मान लेते हैं और इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ओके, तो इसमें अब क्या है? हम वही वॉल्यूम में चेंज देखेंगे, रिलेटिव चेंज देखेंगे। तो रिलेटिव चेंज, ओके, और किसके रिस्पेक्ट में देखें? प्रेशर। ये हम रिलेटिव चेंज की बात करें, जब रिलेटिव इसका चेंज इसके ही रिलेटिव चेंज में देखते हैं, लाइक डिफरेंस कह सकते हो आप। ओके, और अपॉन हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं क्या चेंज आएगा।
टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इस बार हमारे पास क्या है, बीटा आइडल। क्लियर? इस बार हम आइसोथर्मल को बीटा से शो करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें एक बात आएगी, एक चीज आएगी इसके अंदर कि हम कंप्रेस कर रहे हैं। ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है, और इसके अंदर गैस है, और हमारे पास ये पिस्टन है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं और इसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डाउन। ठीक है, हमारे पास इसका वॉल्यूम, अब इसको कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम यहाँ जाएगा, इतना सा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम। तो इसलिए हम इसमें नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या करें कि इसमें जैसे हमने कंप्रेस किया वॉल्यूम कम हुआ, तो पहले साइन यूज कर लेते हैं नेगेटिव। ओके, बस आगे तो वही सेम प्रोसेस अपने पास, वही अपने ये कर लेंगे, वॉल्यूम को उस तरफ भेज देंगे, वही अपनी गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन लगाते हैं, वही वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं। क्या है अपने पास, V है ना, RT अपॉन P। क्लियर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बीटा आइडल की हम बात कर रहे हैं। dP, P की रिस्पेक्ट में क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, -1 अपॉन पी स्क्वायर। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं कैसे होता है, 1 अपॉन पी का हमारा इसका फॉर्मूला होता है, x की पावर होती है कुछ, तो x की पावर से माइनस, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन में। तो ये हम रख देते हैं 1 अपॉन पी को, एक बार यहाँ 1 अपॉन पी है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो गया हमारे पास, p-1। क्लियर? रख देते हैं -1 p -1 तो p-2, इसको वापस नीचे ले जाते हैं तो माइनस, तो -1 अपॉन पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -/p²। बस अब बाकी हो गया अपना काम। ये आ गया अपने पास, RT कॉमन था, कांस्टेंट था, बाहर आ गया था, और ये आ गया अपने पास p², और पहले एक माइनस बाहर था, और ये अपने टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बीटा आइडल। अब हमने क्या बात की इसके अंदर, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर को लाना पड़ेगा, तो हमें इसमें प्रेशर का रोल देखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और टेम्परेचर जो इफेक्ट है वो इसके, इसको नीचे ले आते हैं, इसके -RT अपॉन p² V बीटा आइडल। क्लियर? ये तो प्लस हो गया। RT क्या होता है अपने पास, PV रख देते हैं, PV ये क्या है, p² V बीटा आइडल। ये गया, ये गया, ये गया, तो बीटा आइडल है, मतलब जो आइसो थर्मल है, किसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है हमारे पास आ गया प्रेशर के रिस्पेक्ट में। बीटा आइडल गैस में देखें, ध्यान रखना है, हम ये आइडल गैस में देख रहे हैं, नॉट इन रियल गैस, ये भी एक डिफरेंस होता है। तो आइडल हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन पी। जो यूनिट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बार इनवर्स। सिंपल, ये हमने देख लिया किसका, आइसोथर्मल पे। तो हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कौन बच गया, वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज। बात वही है, हम क्या कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि एक सिस्टम के ऊपर प्रेशर पे जो प्रेशर है उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर का क्या इफेक्ट, बस एक दूसरे का कनेक्शन देख रहे हैं और कुछ नहीं। क्लियर? और सिंपल सी बात है यार, अगर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि भाई प्रेशर है तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। ये हमारे पास सिस्टम है, सिंपल सी बात है, इसमें डिपेंड तो करेगा यार। अगर इसमें टेम्परेचर है तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका प्रेशर कितना है, उस पर डिपेंड करेगा उसका। बस वही तो निकाल रहे हैं हम अलग अलग तरीके से, इसको हम गामा से शो करते हैं, बस इसको मैथमेटिकली देख रहे हैं सब कुछ। तो इस बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट, हमारे पास क्या था, तो हमारे पास ये था। ठीक है, तो एक बार हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया था, एक बार प्रेशर का।
अब की बार हम क्या करें, इन दोनों को लेके इस पे इफेक्ट देख लेंगे, मतलब वॉल्यूम का आ जाएगा। मतलब एक बार इसको कांस्टेंट मान इसका इफेक्ट देख लिया, एक बार इसका देख लिया, अब इसका देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है वो कि जो प्रेशर में रिलेटिव चेंज आता है, प्रेशर का रिलेटिव चेंज ऐसे लिखते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम गामा आइडल मानेंगे। बस कुछ नहीं करना, बाकी प्रेशर को इस तरफ ले जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ आ गया, प्रेशर यहाँ आ गया, वैल्यू रख दो, किससे रखेंगे, P इक्वल टू आर टी, तो D अपॉन डी टी, पी वी की किसकी रखेंगे, P की, तो आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, प्रेशर गामा आइडल है, थोड़ा सा जगह कम है, रफ करते हैं, क्या रिदम है इसमें अब देखो टेम्परेचर को टेम्परेचर हो गया 1, तो R अपॉन V, और हमारे पास प्रेशर गामा आइडल हो गया। प्रेशर को इस तरफ ले आओ, हमें किसका इफेक्ट देखना है, आइसोकोरिक है, तो हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, क्योंकि आइसोकोरिक है, टेम्परेचर इफेक्ट देखना है। ओके, तो इसको इस तरफ लाए, R अपॉन पी वी गामा आइडल। ओके, इसको आर टी में लिख सकते हैं, तो R अपॉन आर टी कट गया, आइडल तो 1 अपॉन टी। तो जो हमारे लिए इसमें आया था, किसके लिए, आइसोबारिक के लिए, वही आइसोकोरिक के लिए आ रहा है जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। क्लियर, जो हम तो दोनों का सेम है, बस उसमें आइसोबारिक था, आइसोथर्मल में प्रेशर का इफेक्ट आता है, बाकी दोनों में टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। क्लियर, आइडल और हमारे पास स्टार्टिंग का था अल्फा, दोनों के लिए सेम है, और बीटा भाई साहब थोड़ा अलग जा रहे हैं, उस पर इफेक्ट देख रहे हैं किसका, प्रेशर का। क्लियर, अभी हमने जो देखा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, इन तीनों को मिला के एक रिलेशन भी निकल के आता है, उसके थोड़े डेरिवेशन है, वो हम ना देखें, हम डायरेक्ट इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आता है तीनों का रिलेशन। तो वो हमारे पास आता है अल्फा इक्वल टू बीटा गामा एंड पी। ध्यान दो, तो हमारे पास अल्फा क्या था, टेम्परेचर, और गामा भी क्या था, टेम्परेचर, बीटा में चेंज क्या आया था, प्रेशर का, तो बस एक प्रेशर का रोल इसमें एक्स्ट्रा आ गया। ये बाय डेरिवेशन है पर कोई काम की नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट ध्यान में रखो इसको कि अल्फा, ये रिलेशन देखो, अल्फा और गामा का तो हमारे पास था क्या, टेम्परेचर, बीटा में बस प्रेशर अलग आ रहा था, दैट्स वाई प्रेशर इसमें ऐड अप हो गया। क्लियर, अब इसमें हम एक रिलेशन भी बना सकते हैं, इसको हम अल्फा अपन बीटा कर सकते हैं, और ये होगा गामा प्रेशर, ऊपर लिख दूं ताकि गामा प्रेशर। लास्ट इक्वेशन जो हमने की थी, हमने क्या लिखा था, गामा प्रेशर को ये था डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने लास्ट इक्वेशन जो लास्ट में की थी आइसोकोरिक वाली, ये आया था, तो यहाँ पे इसको रख सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एक्चुअली एक इक्वेशन बन गई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, अल्फा क्या था, आइसोबारिक, क्वेश्चन में आइसोबारिक रिलेटिवली कोई क्वेश्चन पूछ ले। बीटा क्या था, आइसोथर्मल, और गामा क्या था अपने पास, अगर तीनों का रिलेशन टाइम में कुछ पूछ ले तो आ सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखना। और ये हमारे पास क्या था, आइसोकोरिक, दैट्स वाई। और ये जो मैन है ये हमारे पास था। अगर इसी चीज को हम रियल गैस के लिए देखें तो क्या था हमारे पास, रियल गैस P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। देखो अल्फा अपॉन बीटा ये पूछ ले, और इससे रिलेटिवली हमें पूछ ले, क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू उठाओ और इस वैल्यू में P की वैल्यू पुट कर दो। P क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये अपॉन में चला गया, आर टी अपॉन वी माइनस बी। अगर आपने आइडियल के लिए निकाल लिया तो आप इजीली रियल के लिए निकाल लोगे। तो आर टी अपॉन वी माइनस बी, और इसको इस तरफ ले जाओ, माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा डेल टी, तो ये तो होगा, तो कांस्टेंट आर अपॉन वी माइनस बी, ये हमने पहले भी किया है ना,
डेल अपॉन डेल टी, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, देखो टी इसमें नहीं है तो ये 0 हो गया, तो ये 0, और ये पहले आ चुका है, ठीक है। तो हम ये रिलेशन ध्यान रखना है एक्चुअली, क्लियर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके अंदर, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर काफी पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या होता है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पर हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं बाय प्रेशर, एयर कंडीशनर एसी ऐसी वर्क करती है। क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच, जैसे सिस्टम वापस मान लो आप, और यहाँ मैंने वापस एक पिस्टन लगा दिया, एक ऐसा टेम्परेचर पर पहुंच गए अपन, यहाँ पर गैस है और ये गैस को हम बाय प्रेशर लिक्विफाई करते, मतलब सिंपल सी बात, हम क्या रहे हैं, इन गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको पास ला रहे हैं ताकि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस जो ये टेम्परेचर होता है ना, जिस टेम्परेचर पे चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपने इसका एक ऐसा ग्राफ भी देखा होगा, इस टाइप से, इस तरफ ये सॉलिड में होता है, इस तरफ ये लिक्विफाई हो जाता है, इस तरफ ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल प्रेशर है जिस पॉइंट पे होता है, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत बार आता है हमारे पास कि कैसे चेंज होते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में। तो ये एक टेम्परेचर है, इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, बस यहाँ पे चेंज हो गया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, और एक ऐसा प्रेशर है जहाँ पे ये गैस अपनी जो है लिक्विफाई हो गई। सिंपल सा इसको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, एक टेम्परेचर हमने देखा कि इसका टेम्परेचर है, प्रेस किया, मॉलिक्यूल्स पास में आए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और ये उसका एक प्रेशर होगा, उसका हम जो प्रेशर लगाएंगे ना उसका, और एक टेम्परेचर होगा, इसके आगे तो फर्दर कुछ होगा नहीं, तो इसी को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी आता है कि इस पॉइंट के बाद ना प्रेशर का जो, मतलब प्रेशर पे जो वॉल्यूम का इफेक्ट है वो कुछ नहीं होता, मतलब प्रेशर पे वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं होता। बस अब क्यों होगा, एक बार एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बस लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वॉल्यूम, काय का वॉल्यूम, हम गैस की बात कर रहे थे, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो चाहे प्रेशर, मतलब एक प्रेशर हम लगा चुके हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड में तो होगा नहीं, लिक्विड में कन्वर्ट हो तो वॉल्यूम की बात खत्म। देखो ये वॉल्यूम है, इसको हम कंप्रेस करके यहाँ ले आए, वॉल्यूम ये बचा, प्रेशर कंप्लीट लगा चुके हैं, तो वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक दूसरे का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर भी हम टोटल लगा चुके हैं और वॉल्यूम भी हो चुका है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात है, तो कि जो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है वो 0 होता है, क्लियर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे मेरी पूछ ले कहीं पे, क्या पता क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम पे ये पूछ ले हमसे, आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना इसके अंदर ना। पहली सिंपल सी बात क्या है कि ऐसा एक मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे लिक्विड में कन्वर्ट हो, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात ये अलग से आ गई कि इसमें इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर है उस पर इफेक्ट नहीं होता वॉल्यूम, एक क्यों होगा, हमने इस पिस्टन को पूरा कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स हमने इस पिस्टन को यहाँ लिया है, मतलब कितना वॉल्यूम हमने कम कर दिया, इतना, और यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने पास आ गए कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, वॉल्यूम बचा कहाँ। अब अगर मान लो पानी का गिलास है, मतलब यहाँ पे पानी भर गया यार, अब कहाँ जाएगा अंदर, वॉल्यूम बचा कहाँ है ना। ऐसे तो है नहीं ऐसे छेद निकल के पानी निकल जाएगा, तो हमने मान लो वाटर वेपर लिया है, वाटर वेपर को हमने पानी में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब वॉल्यूम तो उसका फिक्स हो गया ना, और प्रेशर भी उतना ही लगेगा। अब तो बस एक ही तरीका है, इसको यहाँ से छेद कर दो, तोड़ दो इस कंटेनर को, ठीक है, इस कंटेनर तोड़ो तभी कुछ होगा, बाकी तो फिक्स हो गया ना सब कुछ। अब क्या इफेक्ट होगा, इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। एक सिंपल सी बात है, बस ऐसे दिखा के थोड़ा डराने की कोशिश, क्लियर। तो ये हमारे पास हो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्लियर। अभी तक हमने यूलर रूल, बड़ा सिंपल था, फंक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, साइक्लिक रूल, तीनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में हमने ये देखा कि थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, कि इंडिविजुअली सबको ले लेके करके देख लिया,
ठीक है, लास्ट में एक रिलेशन हमने देख लिया और लास्ट में क्रिटिकल टेम्परेचर देख लिया। आई थिंक किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखो मोस्टली है ना, ये जो पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बाकी तो ईजी है, बस इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं, सीधा बेसिक पे जाओ, यूलर पे हिसाब पे जाओ, उससे आगे ही चीज़ें कनेक्ट होती रहती हैं। और एक सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी भी होगी, उसके आगे एंट्रोपी भी ऐड होगी, उसकी एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब। बस अब एक सिस्टम को इमेजिन करो और उसमें क्या क्या हो रहा है, बस वही आएगा। क्लियर? हम मैथमेटिकल देख रहे हैं सब कुछ, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा अभी तक का। तो ये तो बड़ा नॉर्मल था। अब इसके आगे हम थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, उनके वेरिएबल जो स्टेट फंक्शन दे उसको लाएंगे, उसको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।